हेलो एवरीवन। तो साथियों देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 200 तक ये जो सूक्ष्म जीव के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 201। ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतु तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिसमें जंतु तथा कवक यानी फंजाई के दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में आपको जंतु तथा कवक दोनों के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है। जैसे आपका रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, 5 वर्गों में बांटा था। तो सबसे पहले था मोनेरा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एक एनिमली। तो ये आपके 5 ग्रुप्स थे। तो स्लाइम मोल्ड किस ग्रुप में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटिस्टा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चप्पल की आकृति के जंतु हैं। चप्पल के आकृति के जंतु कौन होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पैरामीशियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजुआ है। पैरामीशियम किस वर्ग का प्रोटोजुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिलिएटा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिया। देखिए, जो सिलिया होता है और फ्लैजेला होता है, ये जंतु में क्या करते हैं, ये मूव करने में यानी मदद करते हैं, ठीक है। सिलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं, किसी भी ये जिस जंतु में रहते हैं ये गति करने में सहायक होते हैं। तो पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है, सिलिया है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला कौन सा प्रोटोजुआ होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया बुखार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है। प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है ये कितने पोषक में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 पोषक में। जो प्लाज्मोडियम होते हैं उनका जीवन चक्र 2 पोषक में कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैलिग्नेट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं। तो मैलिग्नेट मलेरिया बुखार कौन उत्पन्न करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम क्या करता है, मैलिग्नेट मलेरिया बुखार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किसका लक्षण है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलेरिया का। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीरोजॉइट और स्फेरोजॉइट, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। इस जो मलेरिया होता है ये मादा एनोफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी।
तो जो मलेरिया मादा एनोफिलीज द्वारा फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया जाता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनोफिलीज मस्क्वीटो यानी मच्छर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया जब बीमारी होता है तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लीहा, यानी स्प्लीन हमारा क्या होता है, इससे मलेरिया में प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता नहीं है? मलेरिया और डेंगू में क्या समानता नहीं होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मच्छर प्रजाति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रोगों को फैलाने वाले कीटों मच्छरों को क्या कहा जाता है? रोग फैलाने वाले कीटों और मच्छरों को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर। वेक्टर कहा जाता है। जो कीड़े मकोड़े कीड़े और मच्छर रोग फैलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैजा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ है। काला जार जो बीमारी होता है ये कौन से प्रोटोजुआ के द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेशमेनिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो लेशमेनिया प्रोटोजुआ होता है उसे काला जार नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट, काला जार रोग के कारक लेशमेनिया डोनोमानी प्रोटोजुआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई के द्वारा। सैंड फ्लाई के द्वारा काला जार रोग के कारक लेशमेनिया डोनोमानी प्रोटोजुआ का संक्रमण मनुष्य में होता है। नेक्स्ट, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। स्लीपिंग सिकनेस कौन सा प्रोटोजुआ करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रिप्नोसोम। ट्रिप्नोसोम जो प्रोटोजुआ होता है वो निद्रा रोग पैदा करता है, यानी स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोम नामक प्रोटोजुआ करता है। नेक्स्ट, परजीवी प्रोटोजुआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? परजीवी प्रोटोजुआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस परजीवी प्रोटोजुआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पुष्कों यानी होस्ट की ज़रूरत होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लाज्मोडियम विवेक्स, ट्रिप्नोसोमा और लेशमेनिया, यानी सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी प्रोटोजुआ होते हैं उनको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलेटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलेटिका का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंत में।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेचिस या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो पेचिस या अमीबियासिस के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंटमीबा हिस्टोलेटिका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटमीबा हिस्टोलेटिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहा जाता है? जो एंटमीबा हिस्टोलेटिका होता है इसके संक्रमित अवस्था को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरोजोइट एंटमीबा हिस्टोलेटिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरोजोइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहती है? तो कौन सा ऐसा जीव है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है और उसकी आकृति पल पल बदलते रहती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमीबा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटपाद। नेक्स्ट अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो अमीबा में देखिएगा कूटपाद विधि होता है, सूडोपोडिया होता है, किस हेतु महत्वपूर्ण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। भोजन ग्रहण करने के लिए और प्रचलन करने के लिए अमीबा में कूटपाद यानी सूडोपोडिया होता है। नेक्स्ट मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोजोआ में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई कोलाई। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? तो कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जो प्रकाश उत्पन्न करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है तो नोक्टिल्यूका हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? तो कौन सा इन चार ऑप्शंस में से एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डाइनोफ्लेजलेट्स, डाइएटम और इग्लेनॉइड, यानी सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी ये प्रोटिस्टा के ग्रुप के जीव है ये सभी क्या है? प्रकाश संश्लेषी है। नेक्स्ट प्रोटिस्टा जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? प्रोटिस्टा जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्सर्जन के लिए और जल संतुलन के लिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डायटम का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटिस्टा होता है डायटम का दूसरा नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोल्डन ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। तो एनीफ्लीज का हो जाएगा आपका 4, मलेरिया। सीसी मक्खी का हो जाएगा आपका नींद की बीमारी। क्यूलेक्स का हो जाएगा फाइलेरिया। और रेत मक्खी का हो जाएगा आपका कालाजार। ठीक है, एनीफ्लीज का हो जाएगा आपका मलेरिया, क्यूलेक्स का हो जाएगा फाइलेरिया, रेत मक्खी यानी सैंड फ्लाई का हो जाएगा कालाजार, और सीसी मक्खी का हो जाएगा नींद की बीमारी। तो ए का आपका हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लेग में। प्लेग को पहचानने के लिए वेसन टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लैंकटन। प्लैंकटन होता है फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन होते हैं। नेक्स्ट, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकोलॉजी। नेक्स्ट, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पौधे, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक। नेक्स्ट, कवक में किस तरह का पोषण होता है? जो फंगी होता है उसमें किस तरह का पोषण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विषम पोषी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव किस तरह के होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विविध पोषी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक सजीवी होते हैं, सही है। कवक मृत्युपजीवी होते हैं, सही है। कवक परजीवी होते हैं, सही है, लेकिन ये स्वपोषी नहीं होते हैं। तो आपका इसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो आपका कवक स्वपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कवक में भोजन का रूप क्या होता है? कवक में भोजन का रूप क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवक में भोजन का रूप क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? जो कवक होते हैं उनमें रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो फंगी होते हैं उसका सेल वॉल किसका बना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर काइटिन या हेमीसेलुलोज। काइटिन या हेमीसेलुलोज का कोशिका भित्ति बना होता है कवक का। नेक्स्ट, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेक्टिन की। पेक्टिन से नहीं बना होता है, बाकी काइटिन, केलोस और सेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है? तो कौन सा एक सिंगल सेल्ड फंगी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईस्ट। ईस्ट आपका एक कोशिकीय कवक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक कवक है। पेनिसिलियम एक कवक है। नेक्स्ट, डबल रोटी यानी पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CO2 का उत्पादन कर रोटी के स्पंजी बना देता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में कायिक जनन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुकुलन द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसे प्राप्त किया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसे प्राप्त किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त किया था। नेक्स्ट, प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेनिसिलिन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसे उत्पन्न होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसे प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक का प्राप्त का बात करें किसने पृथक किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाक्समैन। वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को पृथक किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फंगी के बारे में कौन सा यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कवक यूकैरियोटिक जीव है, सही है। इनमें जनन विषाणुओं द्वारा होता है, यह भी सही है, विषाणुओं द्वारा होता है। इनका शरीर हाइफी का बना होता है, यह भी सही है। हाइफी मतलब होता है
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान एक संरचना। कवक की भित्ति पेक्टो सेलुलोज की बनी होती है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक। कवक में आपको क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा, बाकी आपको शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में आपको क्लोरोफिल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोटिकुलस। कोटिकुलस कहा जाता है, कोटिकुलस। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? जो गोबर पर उगते हैं कवक, फंगी, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्गोट किसे प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैलिबीसेप्स। कैलिबीसेप्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक, फंगी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एफ्ला बीस किससे प्राप्त होता है? एफ्ला बीस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एगेरिकस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? मशरूम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक कवक है। नेक्स्ट, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकोरेजिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पैर्जिला कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? स्पैर्जिला का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पनीर बनाने में। स्पैर्जिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो पनीर बनाने में होता है। नेक्स्ट, कवक में क्या नहीं होता है? तो कवक में क्या नहीं होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लास्टिड। प्लास्टिड नहीं पाया जाता है कवक में। नेक्स्ट, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक से, यानी फंगी से। नेक्स्ट, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन किसे तैयार किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईस्ट मदद करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे कदाकर कवक यानी क्लब फंगी कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेचिस में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दाद की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? दाद की बीमारी निम्नलिखित में किससे होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवकीय, यानी कवक से। नेक्स्ट, आलू में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? जो आलू में लेट ब्लाइट रोग होता है वो किस कवक के कारण होता है?
तो लेट ब्लाइट आपका बीमारी आलू में किसके वजह से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गले में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक के द्वारा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मूंगफली का टीका रोग किसके कारण होता है? तो मूंगफली में टीका रोग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक, कवक की वजह से क्या होता है? मूंगफली में टीका रोग होता है। नेक्स्ट, मूंगफली में होने वाले टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन है? मूंगफली में टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक है। गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलेट्रोट्राइकम फैलेकेटम, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाफूंदी। नेक्स्ट, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधों का आर्द्र पतन रोग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिथियम डिबेरियनम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केकड़ा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कैंसर रोग कारकों को क्या कहा जाता है? कैंसर रोग कारकों को क्या कहा जाता है? जो कैंसर के रोग होते हैं उसके कारकों को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्सिनोजेंस कहा जाता है, कार्सिनोजेंस कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण की जाती है? जो कैंसर के ऊतक होते हैं, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण टेस्ट किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बायोप्सी। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी का परीक्षण की जाती है। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड में जब कैंसर हो जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ल्यूकीमिया कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, तो मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्सिनोमा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कैंसर किस कारण से होता है? जो कैंसर होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑन्कोजीन्स द्वारा और जीवाणु द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका ए एंड बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिजियोथेरेपी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी कीमोथेरेपी द्वारा होता है कैंसर का इलाज, सर्जरी द्वारा, रेडियोएक्शन थेरेपी द्वारा। नेक्स्ट, किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IgE,
आईजी से आपका एलर्जिक होती है। नेक्स्ट, एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षाएं हैं, तो एलर्जी के दौरान बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IgE। नेक्स्ट, आंसू, लार, माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IgA। आंसू और लार और माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबिन कौन सा रहता है? IgA। नेक्स्ट, सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन है? सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IgM जो इम्यूनोग्लोबिन है इसका आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट, बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो बाहरी कोशिका को नष्ट करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IgM एंड IgG। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एलर्जेंस क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असंक्रामक होते हैं और IgE के संत्रावण को बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थाइमस में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जीवाणु है, सबसे बड़ा जीवाणु यानी बैक्टीरिया का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थियोमार्गरेटा नेमीबियसिस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? प्रोटोजोआ शब्द का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोल्फस ने दिया था प्रोटोजोआ शब्द। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जितने भी सूक्ष्म जीव से संबंध में आपके इम्पोर्टेंट MCQ थे उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नए चैप्टर का MCQ देखेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।